हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके हम आगे भी और सेट्स लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश की प्रिपरेशन हम एसएससी सीपीओ के लिए मेनली और सीजीएल के लिए हम इस सीरीज़ के थ्रू करेंगे। और ये जो सेट है ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, चाहे आप सीएचएसएल का दें या बैंकिंग का दें या किसी अन्य स्टेट एग्ज़ाम का दें, उन सब के लिए ये जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको कुछ सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सेट का। इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यानी हमें क्या होगा, ऐसे सेंटेंस दे रखा होगा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा सेंटेंस, और हमें बताना होगा कि किस पार्ट में एरर है, और अगर उसमें एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन 4 को टिक करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। माई मैनेजर हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू सबमिट माई असाइनमेंट इन द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, अब माई मैनेजर हैज़ रिक्वेस्टेड मी, इस पार्ट में कोई एरर दिख रही है क्या आपको? टू सबमिट माई असाइनमेंट इन द एंड ऑफ द वीक, यानी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे इन द एंड, यहाँ पे जनरली क्या होता है, देख लेते हैं, या तो एट द होगा या बाय द एंड ऑफ द वीक होगा। बाय द एंड ऑफ द वीक आएगा और यही सही आंसर है। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये जो थर्ड पार्ट है इसमें यहीं पे एरर है। और यहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ करा गया है इन, ये इनकरेक्ट है इस सेंटेंस में, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह बाय आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो असाइनमेंट है उसको एक टाइम सीमा दी जा रही है और तब तक उन्हें ख़त्म करना है असाइनमेंट को। तो ये यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बाय द एंड ऑफ द वीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ आई हैड बीन देयर आई हैव सेव्ड हर फ्रॉम डाउनिंग। यानी ये बात करी जा रही है, कुछ ऐसा इसका सेंस निकल रहा है कि अगर मैं वहाँ पे होता तो वहाँ मैं उसे डूबने से बचा लेता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रही है? इफ़ आई हैड बीन देयर, तो ये तो ठीक लग रहा है। आई हैव सेव्ड हर, आई हैव सेव्ड हर, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। और फ्रॉम ड्राउनिंग, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो आई हैव जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, और जो सही आंसर होगा वो उसका ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये पूरा सेंटेंस, और आई हैव की जगह क्या होगा, आई वुड हैव होगा, है ना। यहाँ पे वुड आएगा, तो आई वुड हैव सेव्ड हर, तो उस हिसाब से यहाँ पे वुड आएगा, और ये प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, आई एम श्योर दैट नीदर द फ्लैट नॉर इट्स कॉन्टेंट्स इज फॉर सेल। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है हमारा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई एम श्योर दैट नीदर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द फ्लैट नॉर इट्स कंटेंट इज़ फॉर सेल। तो इसमें बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है, और वीडियो को पॉज करके आप खुद से ज़रूर एक बार इसको सॉल्व करें और खुद से एक आइडिया लगाएं, या फिर सॉल्व करें और एक कॉपी पे लिखें कि कहाँ पे आपका आंसर क्या है, फिर आंसर को चेक करें। तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इज़ फॉर सेल जो है ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है, ठीक है, और इसके कंटेंट्स की बात हो रही है, यानी एक चीज़ नहीं है, काफ़ी एक से ज़्यादा चीज़ है, यानी प्लूरल पार्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो इज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करा जाता है, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आर आएगा, और ये फिर सेंटेंस सही हो जाएगा। इसीलिए थर्ड ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर शी रीड द लेटर देन शी स्टार्टेड क्राइंग। इसका कुछ सेंस ऐसे निकल रहा है कि जैसे ही उसने पत्र को पढ़ा वो रोने लगी। ठीक है, तो नो सूनर शी रीड द लेटर देन शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग, ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगी, ये नो सूनर क्या है, मतलब इसका सेंस क्या है ना। तो इसका सेंस होता है कि जैसे ही उसने कोई काम किया। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, नो सूनर। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है
कि जब कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, ये नो सूनर जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके साथ आता है। तो नो सूनर के बाद से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नो सूनर डिड शी रीड द लेटर। ये जो नेगेटिव, फिर से देखिए, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब आता है, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा था और सही हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई वंडर व्हाट ही हैज़ डन विद द बुक आई लेंड हिम। यानी इसका जो कुछ सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि उसने क्या किया होगा उस किताब से जो मैंने उसे दी थी। ठीक है, तो आई वंडर व्हाट ही हैज़ डन विद द बुक आई लेंड हिम। तो ये पूरा सेंटेंस है, देखने में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसमें क्या है देखिए, जो लैंड है इसकी जो फॉर्म है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो लैंड है, लैंड तो प्रेजेंट टेंस में आपका, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है यहाँ पे, पास्ट फॉर्म इसकी यूज़ करनी है। ये प्रेजेंट में दे रखा है, हमें इसका पास्ट फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, LENT, लेंट। ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है ये उसी का सेंस दे रहा है। चलिए, ये हो गया आपके सेंटेंस के करेक्शन का पार्ट। अगला देखते हैं, अगला हम पढ़ेंगे मतलब कि ये सॉल्व करेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आते हैं सिनोनिम वाले। सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम वो वर्ड होते हैं जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, यानी सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। ठीक, इतना तो आपको आइडिया होगा ही। अगला जो वर्ड है इसमें ग्लूमी हमने यूज़ मतलब हमें दिया हुआ है, तो ग्लूमी शब्द का सिनोनिम क्या होगा, क्या डल होगा, ब्राइट होगा, होपफुल होगा या लिवली होगा। देखिए, होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावाद। ठीक है, आशावाद या आशावादी। ठीक, तो ये होपफुल तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ग्लूमी, ग्लूमी आपको कैसा साउंड कर रहा है, क्या ये डल से है या ब्राइट से है या लिवली। लिवली भी बिल्कुल नहीं है ना, लिवली भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डल। देखिए, ग्लूमी का अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। अगर आपसे एंटोनिम पूछा होता तो ये एंटोनिम होता ग्लूमी का। ठीक है, ग्लूमी का मतलब क्या होता है कि कॉजिंग अ फीलिंग डिप्रेशन, डार्क और पुअरली लिट, है ना। कोई बिल्कुल डार्क सा, पुअर सा चेहरा होगा या फिर डिप्रेस्ड कोई चीज़ है तो वो ग्लूमी कहलाती है। डल बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है कि बिना किसी होप, बिना किसी आशा के। ब्राइट का मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट हो या फिर शाइनिंग वाली चीज़ हो, तो ब्राइट के सेंस में आती है। होपफुल मैंने आपको बता दिया, आशावाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लैब्रिन्थ। इस वर्ड का सिनोनिम ही हमसे पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्या पूछा है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रेट, सिंप्लिसिटी, मेज या ईज। ठीक है, तो लैब्रिन्थ वर्ड है, इसके ये ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर देख लेते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, मेज। देखिए, स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, विदाउट कर्व्स। ठीक है, सीधा, है ना, तो सीधा तो नहीं होगा। लाइब्रेनिथ का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। ये होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ एंड पैसेजेस, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ कॉम्प्लिकेटेड पाथ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड पाथ। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो स्ट्रेट तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंप्लिसिटी भी बिल्कुल अपोजिट तो नहीं, लेकिन अपोजिट ही साउंड कर रहा है। ठीक है, सिंप्लिसिटी भी अपोजिट साउंड कर रहा है। मेज, मेज का मतलब क्या होता है, मेज का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स मेज, तो वो आ जाएगा। ईज, ईज क्या हो जाएगा, ईज भी अपोजिट ही है इसका, और एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं लेकिन अपोजिट सेंस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्वायर। एक्वायर शब्द हमें दे रखा है, इनसे हमसे पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, जिसका मीनिंग जो है वो अपोजिट हो, अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो एंटोनिम हो गया। एक्वायर
कब पूछा है। एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब अपने कब्जे में ले लेना, कब्जे में ले लेना, ऐसा कुछ होता है एक्वायर। यानी एक सेंटेंस देखते हैं, ही एक्वायर्ड दिस लैंड, ठीक है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पे एक्वायर का मतलब एक्वायर वर्ड को यूज़ करा है, उसकी फॉर्म यूज़ करी है, और ये क्या सेंस दे रहा है कि कब्जे में लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए आपके ऑप्शंस क्या हैं, कलेक्ट हो सकता है, गेन हो सकता है, डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैला देना, ठीक है, और अर्न, सॉरी हो कैसे सकता है, ये एक्वायर से तो सिमिलर मीनिंग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें एंटोनिम पूछा है, गेन भी नहीं होगा, डिस्पर्स हो सकता है, और अर्न भी नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, डिस्पर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एक्वायर मीन्स कब्जा लेना या हथियार लेना या पा लेना या खरीद लेना, उसको भी एक्वायर कहते हैं, यानी अपने कब्जे में ले लेना, उसको एक्वायर कहते हैं, ठीक है। और एक्वायर का जो अपोजिट हो गया डिस्पर्स हो गया, यानी इसका मतलब होता है टू सेपरेट और गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। लाइट्स जो होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, आपने सेंटेंस सुना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेट्रीमेंटल, ये वर्ड है, इसका हमें बताना है सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला बताना है। इसका ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटेलेक्चुअल, फ्रेंडली, स्मार्ट या इंजूरियस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेट्रीमेंटल का मीनिंग पता होना चाहिए, और उस हिसाब से आप ऑप्शंस को मैच करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंजूरियस, ठीक है। अब डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कॉजिंग हार्म, यानी कॉजिंग डैमेज, यानी क्षति पहुंचाना, ये होता है डेट्रीमेंटल का मीनिंग। और इंजूरियस ये बिल्कुल सेम मीनिंग का निकल रहा है, जैसे कि इसका भी मतलब होता है, इंजूरियस का मतलब कि हार्म पहुंचाना या फिर डैमेज पहुंचाना, तो ये सेम मीनिंग हो गया और यही आपका सही आंसर हो गया। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट या जो सोचने में निपुण होते हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं। दूसरा हो गया फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, दोस्ताना, ठीक है। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब स्मार्ट, ये एक पॉजिटिव सेंस में आएगा स्मार्ट, ठीक है, किसी पर्सन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंजूरियस और डेट्रीमेंटल बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम मीनिंग बता रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिट, एक्विजिट वर्ड है और हमें बताना है इसका सिनोनिम। ये चीज़ हमें ज़रूर देख लेनी है हर क्वेश्चन में कि उसका बताना क्या है, सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है, क्योंकि मिक्स होकर के आते हैं क्वेश्चंस, तो पता नहीं लगता है। एक्विजिट के ऑप्शंस दे रखे हैं, एलिगेंट, हॉरिबल, अनरिफाइंड या अगली, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है एलिगेंट, ठीक। एक्विजिट का मतलब होता क्या है कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या प्लीजिंग, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या प्लीजिंग, तो इसका और एलिगेंट का भी सेम ही सेंस आता है। हॉरिबल बिल्कुल अपोजिट हो गया, है ना, डरावना। और अनरिफाइंड ये मतलब कि कुछ अनप्योर ऐसा कुछ है। और अगली, अगली मीन्स बदसूरत, तो ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हो गया इसका सिनोनिम एलिगेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हमें बताना है एंटोनिम बताना है यहाँ पे, और वर्ड दे रखा है बेसीज, ठीक। इसके ऑप्शन हैं आपके कमांड, अपील, रिक्वेस्ट या एंगेज। बेसीज के हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका क्या है सही आंसर, आई होप कि आपने भी करा होगा। देखते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, कमांड, ठीक। बेसीज का मतलब क्या होता है, किसी से बिल्कुल अर्जेंटली कुछ करने के लिए कहना, ठीक है, इंसिस्ट करके, तो ये होता है बेसीज का मतलब। और कमांड में भी क्या होता है, कमांड देना यानी कहना किसी से, सॉरी, जो बेसीज होता है ना वो होता है अर्जेंट काम कहने के लिए, बट रिक्वेस्टेड वे में, या मतलब किसी से पूछना, मतलब कि रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ ये काम कर दीजिए, ऐसा करके कुछ, है ना, होता अर्जेंट काम है लेकिन वो रिक्वेस्टिंग वे में होता है, आप दूसरे से पूछते हैं, उस पर कमांड नहीं करते हैं, उस पर मतलब कि अधिकार नहीं दिखाते हैं, ठीक। लेकिन कमांड क्या है, कमांड बिल्कुल अपोजिट है, उसमें जो अगला पर्सन होता है उसको करना ही करना होता है ये काम, तो ये डिफरेंस है दोनों में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपील भी बिल्कुल कमांड जैसा ही है कुछ कुछ, है ना, इसमें भी दूसरे को, दूसरा जो होता है वो बाउंड होता है काम करने के लिए, ठीक।
रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट मतलब कि किसी से रिक्वेस्ट करना कि आप ये वो काम कर दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट में आएगा। और एंगेज, एंगेज का मतलब क्या होता है कि ऑक्यूपाई या अट्रैक्ट, मतलब किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटोनिम ही हमें बताना है, और किस वर्ड का, हिंडर वर्ड का। हिंडर के आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, हेल्प, हील, होप या हायर। ठीक है, मीनिंग बता देता हूँ। हेल्प का मदद करना, हील का मतलब किसी को ठीक करना, होप का मतलब एक आशा, है ना, होप का मतलब होता है आशा, और हायर का मतलब किसी को काम पे रखना सैलरी बेसिस पे। तो ये मतलब हो गया। अब हिंडर का मतलब क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करना, है ना, बाधा डालना। ठीक है, हिंडर का हो गया बाधा डालना। ठीक, और इसका एंटोनिम यानी कुछ इजीनेस प्रोवाइड करना। इजीनेस कैसे प्रोवाइड हो सकती है, हम एंटोनिम का मतलब क्या हुआ, हमें अपोजिट बताना है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो बाधा डालना का मतलब अपोजिट आप करिए तो क्या होगा, इजीनेस प्रोवाइड करना। इजीनेस कैसे प्रोवाइड हो सकती है, अगर हम उसकी हेल्प कर दें तो इजीनेस प्रोवाइड हो सकती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्लैकन। स्लैकन का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, रिलैक्स, इंटेंसिफाई, रिटार्ड या वीकेन। ठीक है, रिलैक्स का मतलब आप जानते हैं, रिलैक्स का मतलब कैसे मैं समझाऊं, कि ईजी स्टेट में आ जाना, है ना। इंटेंसिफाई का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कर देना, यानी किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर देना, इंटेंस कर देना। ठीक है, रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब बैक में जाना, पीछे जाना। वीकेंड का मतलब कमज़ोर कर देना। ठीक है, आपको अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता है ना, अगर आपको आइडिया भी है कि वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा वर्ड है, तब भी आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। स्लैकन का सही आंसर है इंटेंसिफाई। ठीक है, स्लैकन का वैसे मीनिंग होता है कि टू मेक समथिंग स्लोअर और लेस एक्टिव, है ना, किसी चीज़ को स्लोअर और लेस एक्टिव बना देना, यानी आलसी बना देना। ठीक है, वो स्लैकन का मतलब होता है। अब इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर। मैंने जैसे बताया था ना कि इंटेंसिफाई किसी को बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग कर देना, है ना। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं अगले, उसमें क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के किसी हिस्से को अंडरलाइन किया होता है। आपको ये बताना होता है कि उस अंडरलाइन की जगह सही जो करेक्शन होगा वो क्या होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अंडरलाइन जो सेंटेंस है वो सही है, तो आप नो सब्सटीट्यूशन पे टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या सेंटेंस दिया है। हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द US नाउ। ठीक है, इस ये सेंटेंस तो गलत ही है ना, ये जो पार्ट है ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन इसका सेंस क्या निकल रहा है इस पूरे सेंटेंस का, कि अगर आप मेरे काम में बाधा उत्पन्न नहीं करते तो मैं अभी तक USA में होता। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग, ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। वॉज यू नॉट इंटरफेयर, नो सब्सटीट्यूशन, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड या हैव यू नॉट बीन इंटरफेयरिंग। ठीक है, अच्छे से सोच लीजिए, देख लीजिए और सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हैड है, हैड हमने इस्तेमाल करा है और हम यहाँ पे ING यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, हैड के साथ ED वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सचिन बैट्स वेरी वेल डिडंट ही। ठीक है, तो सचिन जो है वो बैटिंग करता, अच्छी बैटिंग करता है, और डिडंट ही मतलब कि ये जो है ये पार्ट इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो डिडंट है ये डिडंट नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉजंट आएगा, क्या इजंट आएगा, डजंट आएगा, या कोई सब्सटीट्यूशन नहीं, यही सही है। ठीक है, सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, डजंट ही, है ना। तो क्यों, क्योंकि जो मेन वर्ब है बैट्स, ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है ना। तो
और इसके साथ में क्वेश्चन टैग भी है, तो हमें डजंट ही मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन टैग को भी प्रेजेंट में ही रखना है, इसलिए सेम टेंस में रखना है इसलिए। और डिडंट क्या हो जाएगा, ये पास्ट का फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रैंग अप एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन बट शी डजंट पिक आउट द फोन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने पुराने मित्र को या फ्रेंड को फ़ोन करा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, मीनिंग इसका ये निकल रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम डजंट पिक आउट द फ़ोन में है। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, डिडंट पिक अप द फ़ोन, नो सब्स्टिट्यूशन, वॉजंट पिक अप द फ़ोन या इजेंट पिक अप द फ़ोन। देखिए ये पूरा पास्ट टेंस में है आपका, कि मैंने किया ये है ना, और ये सब पूरा पास्ट टेंस में है, तो इजेंट तो नहीं आएगा। ठीक, ये तो गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, पिक अप होगा, डिडंट पिकअप होगा या वॉजंट पिकअप होगा। तो सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिडंट पिकअप होगा, है ना। डिडंट पिकअप होगा, क्यों होगा, देखिए पिक आउट जो होता है, आउट ये वर्ड कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को या किसी इंसान को किसी ग्रुप से बाहर का दर्शाते हैं, तब हम पिक आउट का इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये फ्रेज़ नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट पिक अप आएगा। ठीक है, और ये जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए ये डिडंट में रहेगा, डिड में रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर बॉडीज। ठीक है, जो चमगादड़ होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की बॉडी से मतलब कि वार्मथ प्रोवाइड कर सकें। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, गर्मी, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, तो एक दूसरे का गर्म, एक दूसरे से गर्म रहें, ऐसा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना सेंटेंस, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा। क्या आएगा, वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, ये है होगा, बिल्कुल यही होगा। वार्म ऑफ ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा, वार्मिंग फ्रॉम भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वार्मथ फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वार्म नाउन इस्तेमाल करा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, काइंड या फ्रेंडली। ठीक, एक दूसरे से काइंड होना या फ्रेंडली होना, इसका मतलब होता है वार्मथ। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वार्म, उसका मतलब क्या होता है, काइंड या फिर प्लीजेंट। लेकिन इस सेंटेंस में हमें एक नाउन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमें वर्ब दे रखा है गेट, इसके बाद से हमें इस्तेमाल करना है एक नाउन। ठीक है, ये वर्ब दे रखा है, इसके बाद से हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, और जो वार्मथ होता है ये क्या होता है, ये नाउन होता है, और ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। ठीक, साफ साफ दिख रहा है, मतलब कि ये पुटेड है, ये ऑड सा साउंड कर रहा है, और यही गलत है आपका। इसका सही आंसर क्या होगा, आई हैव पुट ऑल द बुक्स इन द शेल्फ, आई हैव पुटेड, अच्छा डबल टी है इसमें, सिंगल टी है, ऑल द बुक्स इन द शेल्फ, पुटिंग ऑल द बुक्स, आई पुटिंग ऑल द बुक्स इन द शेल्फ, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो आई हैव क्या आएगा, ऑप्शन ए पुट। ठीक है, पुटेड नहीं आएगा, पुट आएगा केवल, और ना ही ये सिंगल टी वाला आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस गिवन है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, और इसमें क्या होगा, हैज़ हैव के साथ एक पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, वो पुट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर क्राई इज a kind if grown, which the huntsman imitate in order to allure them। आई थिंक इधर कोई टाइपो एरर है यहाँ पे, है ना। देयर क्राई इज ए काइंड ऑफ ग्रोन होगा शायद ये, है ना। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है, हमें यहाँ पर है। आपने क्या बताना है कि प्रॉब्लम भी नहीं है, ये सिंपल सा है। हमें क्या बताना है कि जो भी सेंटेंस है उसमें उसका जो अंडरलाइन पार्ट है उसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है। एल्योर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, रिझाना। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इसका अपोजिट बताना है। तो अट्रैक्ट तो ये बिल्कुल सिनोनिम हो गया, एल्योर का मतलब अट्रैक्ट करना ही होता है, तो ये सिनोनिम हो गया, तो ये तो गलत हो गया। एंटरटेन करना मतलब कि किसी को क्या नाम है, अटेंशन देना, तो ये भी गलत हो गया। रिपील है ना, एल्योर करना और रिपील ये बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, ये सही हो गया। और फैसिनेट भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिपील। अगला देखते हैं, हिज वर्क इज लॉर्डेबल, यानी उसका काम बोलता है, ठीक, यही इसका हिंदी सेंस है। और हमें क्या बताना है कि नियरेस्ट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो लॉर्डेबल का मतलब क्या होता है, प्रेज वर्दी, ठीक, बिल्कुल हो सकता है। लाफेबल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बोल्ड भी नहीं होगा और लाउड भी नहीं होगा, तो प्रेज वर्दी होगा, यानी उसका काम बोलता है। तो ये जो सेंटेंस आप सुन रहे हैं, इसी में आपको आप सेंस लगा सकते हैं कि वो प्रेज वर्दी ही इसका सही आंसर होगा। अगर हमें नियरेस्ट मीनिंग निकालना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेज वर्दी। अगला है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से कौन सा स्पेलिंग है जो सही है। अब वायलेंस, देखिए ये सबसे पहले ऐसे शब्द जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए ना, एक वर्ड, जो वर्ड दे रखे हैं उन्हें जल्दी से पढ़ लीजिए, बिना स्पेलिंग पे ध्यान दिए, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप शुरू का एक वर्ड देखते हैं, आपका एक आखिरी एक वर्ड देखते हैं, बीच के कुछ वर्ड देख लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि वो क्या वर्ड लिखा है। जल्दी से वर्ड पढ़ लीजिए, वायलेंस लिखा है, अब उसका खुद से इसकी स्पेलिंग को कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है वायलेंस। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ आई दे रखा है, यहाँ पे क्या है, आई ओ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। दूसरा क्या है, बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज, तो BOUNDARIES ऐसा होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है, तो यहाँ पे ई नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउंटियस, ठीक है, ये आपकी सही स्पेलिंग दे रखी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑप्शन है आपके, रिपीटेशन, रिपीटेशन REPETATION, प्रिसाइजली PRECISELY, प्रिसाइजली, डेबियस, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे तो यू तो है ही नहीं स्ट्रक्चर में, ठीक, रिपीटेशन की भी गलत है, तो प्रिसाइजली और डेबियस सही आंसर हो जाएगा इसका, प्रिसाइजली। डेबियस जो है इसका क्या सही होगा, ये होगा DUBIOUS, ठीक है ना, DUBIOUS, और इसका मतलब क्या होता है, डाउट फॉर समथिंग, यानी थोड़े डाउटफुल रहना किसी चीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है, तो देखते हैं क्या वर्ड दे रखे हैं, कॉन्वेल्स, कॉन्टेजियस, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट और कॉन्करेंट। कॉन्टेजियस ही यहाँ, अब आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए स्पेलिंग की, ठीक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कॉन्टेजियाइओयूएस होगा, ठीक है, और यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। कॉन्वेलेंस का मतलब क्या होता है, सॉरी, कॉन्वेलेंस का मतलब टू रेस्ट इन ऑर्डर टू गेट बेटर आफ्टर एन इलनेस, यानी बीमारी के बाद से एकदम ठीक होने के लिए जो रेस्ट होता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसे कॉन्वेलेंस कहते हैं, कॉन्वेलेंस। थोड़ा ये बोलने में अजीब सा है, लेकिन आप देख सकते हैं। दूसरा है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब होता है सिमिलर टू और इन एग्रीमेंट विद समथिंग, सॉरी ये मैंने कॉन्ग्रुएंट का बता दिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सिमिलर होना और किसी से एग्री करना, तो वो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि कोई जो डिजीज़ है वो जो टच होने पे फैलती है, उसे कॉन्टेजियस बोलते हैं, यहाँ पे आई और होगा, ठीक है। और कॉन्करेंट क्या होता है, जो एक साथ घटना घटती है एक समय में, उसे कॉन्करेंट कहते हैं, ठीक। इसको, इसका प्रोनाउंस करना में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो आप देख लीजिएगा इसका प्लीज़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सेम है,
आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेबल, कैलकुलेटेड या कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये तो सही है, कैलकुलेट, कैलकुलेबल भी सही है, कैलकुलेटेड भी सही है, कैलकुलेटर गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्यों गलत है, यहाँ पे TER नहीं आएगा, यहाँ पे TOR आएगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ये बताना है, मिस्टेक बतानी है, किसमें मिस्टेक है, अलाउंस, ठीक है, अलाउंस, एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस और फॉरबियरेंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, बाकी सब सही है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करना है आपको, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपली है आपको जो ब्लैंक दे रखा है इसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो फिल करना है। चलिए सेंटेंस क्या दे रखा है, ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला इज वन ऑफ द स्कैरियर नॉवेल्स एवर रिटन इन द इंग्लिश, स्कैरी या फिर मोस्ट स्कैरियस्ट या स्कैरियस्ट। देखिए ये पहले से सुपरलेटिव है के साथ में मोस्ट तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए स्कैरियस्ट ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले जनरली हम दा का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। वैसे अगर आप सेंस देखें पूरे सेंटेंस का, तब भी आपको ये आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर होल वर्ल्ड डैश व्हेन हर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, उसकी पूरी दुनिया डैश हो गई जब उसका जो घर है वो युद्ध में बर्बाद हो गया, टूट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, हर होल वर्ल्ड फेल अपार्ट, गेव अप, डाइड आउट या टर्न डाउन, ठीक। तो देखने से ही पता लग जा रहा है कि इसका सही आंसर होगा फेल अपार्ट, यानी उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। फेल अपार्ट का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। तो उसकी पूरी दुनिया बिखर गई जब उसका घर युद्ध में बर्बाद हो गया। गिव अप का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना और उसे ना कर पाना और फिर एफर्ट्स को छोड़ देना, वो होता है गिव अप। डाइड आउट का मतलब क्या होता है, डाइड आउट का मतलब होता है लेस कॉमन हो जाना या फिर एग्जिस्ट करना बंद कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट समथिंग, ठीक है, जो भी ऑफर्ड हुआ है, प्रपोज हुआ है, उसको रिजेक्ट कर देना, तो वो होता है टर्न डाउन। तो फेल अपार्ट यही सही ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 28वां क्वेश्चन। पेरिस इज फेमस ऑफ इट्स फैशन सेंस, टू इट्स फैशन सेंस, फॉर इट्स फैशन सेंस या विद इट्स फैशन सेंस। इसमें आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सही आंसर भरना है। तो ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, फॉर हो जाएगा और विद भी नहीं होगा, क्योंकि जो पेरिस है वो फैशन सेंस के साथ फेमस नहीं है, है ना, फैशन सेंस के लिए फेमस है, तो इसलिए फॉर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे डैश प्रिपेयर्ड द मेन्यू फॉर देयर ट्रिप, ठीक है। तो उन्होंने डैश प्रिपेयर करा था मेन्यू अपनी ट्रिप के लिए या ट्रिप के लिए, ये इसका हिंदी सेंस है। तो दे देयर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दे देम प्रिपेयर्ड, बिल्कुल नहीं होगा। दे इटसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि इटसेल्फ सिंगुलर का सेंस दे रहा है और दे क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए देमसेल्फ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When I was traveling by train, I found a bag at the railway station. Dash bag was full of currency notes. यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। क्या यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं है। एन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल नहीं है, ठीक है, इसलिए एन नहीं आएगा। ए और दा में से है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे ए बैग आ चुका है एक बार। When I was traveling by a train, I found a bag, ठीक, तो ए बैग तो आ चुका है। एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। फिर हमें बैग की ही बात करनी है और बैग के पे एम्फसाइज दे करके बात करना है, इसलिए द आपका सही आंसर हो जाएगा। द बैग वॉज फुल ऑफ करेंसी नोट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए ईडियम्स दे रखे हैं, है ना, हिंदी में बोलें तो मुहावरे, और ये आपको ईडियम्स दे रखे हैं और इसका आपको सही आंसर बताना है। पहला है बियर फ्रूट, ठीक है। बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है,
पुट इन हार्ड वर्क, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, बी क्रिएटिव या एक्सेप्ट द ट्रूथ। ठीक, बी अ फ्रूट का मतलब क्या होगा? अब देखिए फ्रूट फल से रिलेटेड है, ठीक है, तो फल से रिलेटेड है तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस आपको दे रखा होता है ना, कभी भी इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग नहीं होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। तो फ्रूट फल से रिलेटेड है और फल जो है वो कैसे मिलता है? हार्ड वर्क करने से मिलता है। तो या तो ये हो सकता है या फिर फल को हम कहते हैं रिजल्ट्स, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको भी हम फल कहते हैं, तो या तो ये हो सकता है। ठीक है, बी क्रिएटिव तो बिल्कुल नहीं होगा और एक्सेप्ट द ट्रूथ ये भी बिल्कुल कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। बियर फ्रूट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, ये बिल्कुल ज़्यादा क्लोज है और यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गो टू द डॉग्स यानी मतलब क्या हुआ? हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो कुत्तों के पास जाओ, तो उसका जो अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग लेने की सोचें तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गो क्रेजी, तो ये आपको लग सकता है कि कुत्तों के पास जाओ, कोई इंसान ऐसा कहेगा तो पागल ही हो गया होगा, लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। फेल मिजरेबली ये हो सकता है। डिटोरिएट शॉकिंगली, शॉकिंगली का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है तो ये गलत हो जाएगा। वांट समथिंग बैडली, ये भी सेंस नहीं दे रहा है तो इसका सही ओके एक मिस्टेक हो गई। क्या? डिटोरिएट शॉकिंगली यानी मतलब क्या हुआ? गो टू द डॉग्स का टू चेंज टू ए मच वर्स कंडीशन। अच्छा, यानी इसका मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पहुंच जाना। तो फेल मिजरेबली भी काफ़ी हद तक क्लोज है इसके और मुझे भी यही लगा था, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिटोरिएट शॉकिंगली, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हो जाना, बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच जाना। तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं आंसर्स, बट सही आंसर आपका होगा डिटोरिएट शॉकिंगली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑफ कलर, ऑफ कलर जैसा कि आप पढ़ के ही आइडिया लगा सकते हैं कि कोई चीज़ पेल हो गई है, सैडिश, सैड है, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक, ऑप्शन है आपका फीलिंग स्लाइटली इल, ये हो सकता है बिल्कुल। नॉट एबल टू अप्रिशिएट आर्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है ना, ईडियम का एग्जैक्ट सेम मीनिंग ये दे रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट वेल ड्रेस्ड, ऑफ कलर नॉट वेल ड्रेस्ड, हाँ ये सेंस में कह सकते हैं ऐसा कुछ, है ना। अगला क्या है? वियरिंग डल कलर्ड क्लोथ, तो ऑफ कलर नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। ये बिल्कुल ये भी सेम लगभग सेम मीनिंग दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए, फीलिंग स्लाइटली इल, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि ऑफ कलर कैसा सेंस दे रहा है? सैड, पेल या फिर कुछ खराब सा, दुखी सा, तो इसीलिए फीलिंग स्लाइटली इल यानी थोड़ा बीमार महसूस करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, ठीक है, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, तो अब इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। ट्रांसलेशन क्या होगा? किसी के बारे में हड्डियां ना बनाना, ठीक, किसी चीज़ के बारे में हड्डियां ना बनाना, तो ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो गया। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंसिस्ट ऑन बाइंग ओनली बोनलेस मटन, देखिए ये एग्जैक्ट मीनिंग से रिलेटेड है कुछ, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल, है ना, एग्जैक्ट वर्ड से रिलेटेड नहीं होगा। बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग, ये बिल्कुल हो सकता है। बी फजी अबाउट बोन्स इन द सूप, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम मीनिंग से निकल के आ रहा है। फिर टेक केयर्स ऑफ वंस हेल्थ, ये मतलब कि ठीक है लेकिन ये बिल्कुल क्लोज नहीं है, लेकिन क्लोज सबसे ज़्यादा क्या है? ऑप्शन बी, यानी फ्रैंक रहना और किसी चीज़ के बारे में फ्रैंकली बात कर लेना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, स्पीक व्हाट यू वांट टू। फिर अगला है अ बैक एंड कॉल, ठीक है, एट बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो छोटे से जो इडियम्स होते हैं ना, ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ट्राई टू कन्विंस अदर अबाउट समथिंग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सिग्नल समवन टू अप्रोच, ये भी नहीं लग रहा है। गेन एन एडवांटेज ओवर समवन, बिल्कुल नहीं। रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, ये हो सकता है। एट बैक एंड कॉल, ठीक।
तो यही है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये हमें क्या दे रखा है, हमें वर्ड दे रखा है, सॉरी सेंटेंस दे रखा है, और इस सेंटेंस का जो एक सिंगुलर मीनिंग निकल सकता है वो आपको बताना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में कहें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, कोई भी चीज़ जो हार्ड हो, डिफिकल्ट हो बेंड होने में, तो ऑप्शंस है प्लीएबल, नहीं बिल्कुल नहीं, रिजिड बिल्कुल हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, है ना, लेकिन रिजिड का मतलब ज़्यादा क्लोज है इससे, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी ठोस है एकदम, तो ये भी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो इजीली बेंड हो जाए, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल का ही सिनोनिम है, ये इसी का सिनोनिम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति बहुत ही महान हो जिसे हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है इनएफेबल, एंडेलिएबल, इनफेलिएबल या इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए। सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनएफेबल। ठीक, इनएफेबल का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो और इन्हें जिसे हम वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर सकें। इनडेलेबल का मतलब होता है मार्क्स, जो धब्बे हो गए, मार्क्स हो गए जो कभी रिमूव ना हो, वो होगा इनडेलेबल का मतलब। इनफॉलेबल का मतलब जो कभी ना गिरे, हमेशा इफेक्टिव हो, कभी फॉल ना हो, वो हो गया इनफॉलेबल। फिर इंडिस्पेंसेबल का मतलब हो गया जो बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी मीनिंग और उनके ओरिजिन की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो किसकी स्टडी होती है? एम्ब्रियो की स्टडी होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी कहते हैं क्या? एंटोमोलॉजी कहते हैं या एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं? ठीक है, तो एंटेमोलॉजी किसे कहते हैं? एंटेमोलॉजी ही कहते हैं ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स को। और एंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ये दे रखा है आपका, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं, ये फिलॉसफी की ब्रांच होती है जो कि नॉलेज के बारे में बताती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ प्लान ऑफ स्टेटिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन, यानी एक ऐसा प्लान जो कि बताए कब और क्या होना है, कब क्या होना है। ठीक है, तो शेड्यूल, बिल्कुल यही आंसर का आंसर हो जाएगा। शेड्यूल जो होता है वो क्या हमें बताता है कि कब हमें क्या करना है। ऑक्यूपेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं होगा, मीटिंग भी नहीं होगा और स्कीम भी नहीं होगा। शेड्यूल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, यानी ऐसी सिचुएशन जब कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। तो डेडलाइन है, डेडलाइन क्या होती है? एक लास्ट डेट होती है कुछ, है ना, लास्ट डेट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है शब्द। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। डेडलॉक, यही सही आंसर है। डेडलॉक क्या होता है? जब इसके आगे कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीस, लिविंग टुगेदर, ऐसा कुछ हार्मनी का मतलब। अब ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। अब ये आगे आता है रीडिंग पैसेज, पैसेज रीडिंग। इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं कैसे करता हूँ पैसेज रीडिंग। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकलेक्शन। ठीक, क्वेश्चन पहला पढ़ लिया। अब मैं पैसेज में इस फ्रेज को ढूंढता हूँ, रिकलेक्शन, यानी जो भी दे रखा होगा उसको मैं पैसेज में ढूंढता हूँ, है ना, भले ही मीनिंग ही क्यों ना मिल जाए। तो रिकलेक्शन को आपको बताना है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपका पैसेज प्रिपेयर होगा। तो पूरे पैसेज को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पैसेज को पढ़ लीजिए, तब आंसर दीजिए और फिर देखते हैं सही आंसर क्या है। चलिए, मैं होप करता हूँ आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। देखते हैं रिकलेक्शन का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, रेनेसेंस, रेमिनिसेंस, रिटेरेट और रीइम्बर्स।
ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, रेमिनिसेंस। ठीक, रिनेसेंस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। रेमिनिसेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग। रिकलेक्शन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करा गया है उसका मतलब यही होगा कि एबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स। चलिए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये वर्ड ये रहा, रिकलेक्शन। क्या सेंटेंस है? हेलन केलर नेवर हैड एनी रिकलेक्शन ऑफ बीइंग एबल टू सी एंड हियर। यानी जो हेलन केलर थी उसको कोई भी याददाश्त नहीं थी उसके पास देख पाने और सुन पाने की। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहा है, रेमिनिसेंस, और इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाई एनी हैड ए हार्ड टाइम टीचिंग हेलन एट फर्स्ट। यानी एनी को शुरुआत में क्यों कठिनाई हुई हेलन को पढ़ाने में? तो ऑप्शन दे रखिए, क्योंकि हेलन एक शांत बच्ची थी, तो या फिर हेलन भाग जाती थी, या फिर हेलन के पेरेंट्स से डील कर पाना थोड़ा कठिन था, या फिर आखिरी है हेलन हिट एंड बाइट एनी, यानी हेलन ने एनी को मारा और फिर काट लिया था। तो सही आंसर इसका यही है, ऑप्शन डी, हेलन बिट एंड हिट एंड बिट एनी। ठीक है, जो हेलन थी उसने एनी को काट लिया था और फिर मारा भी था। तो ये आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में, आपको ये मिल जाएगा इजीली। आप पढ़ेंगे ये पैराग्राफ तो आपको सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलन कुड नॉट डू एज अ चाइल्ड। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब हेलन एज अ बच्ची नहीं कर पाती थी? क्या वो हग नहीं कर पाती थी, गले नहीं मिल पाती थी, या फिर वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट या बातचीत नहीं कर पाती थी, या फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ डांस नहीं कर पाती थी, या फिर वो ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती थी कौन उसे स्टॉल पे ले जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि जो हेलन थी वो डेफ थी, यानी सुन नहीं सकती थी, और ना ही वो देख सकती थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हेलन केलर। यानी इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हेलन केलर के बारे में ठीक नहीं है या गलत हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके, शी सफर्ड विद हाई फीवर, उसे हाई फीवर आया था, तो बिल्कुल उसे आया था। वो जन्म से ही बहरी या अंधी नहीं थी, तो ये भी सही है। शी हैड अ लिटिल रिकलेक्शन ऑफ बीइंग एबल टू सी और हियर, उससे थोड़ा बहुत याद था देख पाना या सुन पाना, तो ये बिल्कुल गलत है, उसे बिल्कुल भी नहीं आता। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो कम्युनिकेट है इसका एंटोनिम हमें बताना है ना, यानी अपोजिट वर्ड। तो ऑप्शन हैं आपके, कंसील, डिसुएड, परसूट या कन्वे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड समथिंग, कोई चीज़ छुपा लेना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बात करना। और कंसील का मतलब होता है छुपाना। फिर यही इसका सही सेंस में एंटोनिम है इन गिवन वर्ड्स के हिसाब से। अगला है डिसोडिएट का मतलब डिस्करेज करना, परसूट का मतलब हंट या इंक्वायरी, और कन्वे का मतलब कम्युनिकेट या कंडक्ट करना। तो ये आपका सिनोनिम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक पैसेज दे रखा है, बीच बीच में अंडरलाइन है और आपको फिल करना है सही वर्ड्स को। तो जो पहला लाइन है वो क्या है? वाइल आई वॉज सिटिंग देयर, यानी मैं वहाँ पे जो बैठी थी, ओवर माई फेलियर्स टू कीप फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड, ठीक है, डैश आपको दे रखा है। तो इसमें क्या वर्ड आएगा? आपको वर्ड दे रखे हैं स्मिर्किंग, सल्किंग, ग्रिनिंग या क्लैपिंग। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा बी, सल्किंग। मतलब मीन्स टू बी साइलेंट, यानी शांत रहना। यानी जब वो कोई भी जो नरेटर है वो बैठा था तो वो शांत था अपने फेलियर्स पे। ठीक, जो स्मिर्किंग है इसका मीनिंग होता है कि एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें स्माइल करते हैं। ग्रेनिंग भी एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें प्लेजर और अम्यूजमेंट को शो करते हैं। और क्लैपिंग का मतलब ताली बजाना होता है। तो सल्किंग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सेकेंड स्पेस है, इसमें आपको भरना है टू कीप फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड डैश ग्लिस्टरिंग समर। ठीक है, तो आर्स ग्लिस्टरिंग समर, मी, माई या माई ग्लिस्टरिंग समर। तो सही आंसर हो जाएगा माई। ठीक है, जो नरेटर है वो केवल अपनी बात कर रहा है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो
माई आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो थर्ड वाले में बताना है। तो ग्रैंड मीर स्टार्टेड डिसकंसर्टिंग मी, बैकनिंग मी, अपसेटिंग मी या डिसमिसिंग मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकनिंग मी। बैकनिंग का मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना, ठीक है, जेस्चर्स के थ्रू या किसी को इनकरेज करना। डिसकंसर्टिंग का मतलब किसी को अनसर्टेन फील कराना या अनकंफर्टेबल फील कराना, ठीक है। अपसेटिंग का मतलब उदासीन से होता है और डिसमिसिंग का मतलब अनवर्दी ट्रीट करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है देख लेते हैं। ऑप्शन जो 4 है, शी केप्ट डैश हर फिंगर्स ऑन द फोन, ठीक, इतना ही पढ़ते हैं। शी केप्ट पिक्विंग, स्नैपिंग, पेयरिंग या टैपिंग। तो टैपिंग सही हो जाएगा, है ना। टैपिंग का मतलब किसी को थपथपाना या टैप करना, जानते ही होंगे। तो पिक्विंग का मतलब होता है कि किसी को पास से देखना या सर्च करना। स्नैपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम से तोड़ देना। टीयरिंग का मतलब होता है कि अनहैप्पीनेस करना, है ना, डिसअपॉइंट करना, परेशान करना। और टैपिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ गलत दे रखी है, ठीक है, ये पिछली वाली आ गई, ठीक है। टैपिंग का मतलब होता है लगातार किसी चीज़ पे टैप करना या ये यहाँ पे गलत आ गया। चलिए ये भी आई थिंक गलत है, ये भी गलत है, इसको भी काट दीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट है सेलेक्ट द मोस्ट, फिफ्थ वाले में भरना है हमें। क्या है, शी पुट हर हैंड ओवर द रिसीवर एंड डैश अमीलिया आई एम इन माई बेडरूम देयर इज समथिंग फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कमेंडेड आएगा नहीं, चीयर्ड भी नहीं आएगा, लॉर्डेड भी नहीं आएगा, हिस्ड आएगा, है ना। उसने फुसफुसा के बोला, उसने रिसीवर पे हाथ रख करके फुसफुसा के बोला, ठीक है। लॉर्डेड का मतलब क्या होता है, प्रेज करना, एडमायर करना। चीयर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि जॉय, खुशी से शाउट करना, ठीक है। और हिस्ट का मतलब क्या होता है, साइलेंटली कुछ फुसफुसाना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए पूरे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें, पूरा देखें, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।